नमस्कार, मैं गंगेश द्विवेदी। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम जी। अभी उनके पास कृषि, आदिम जाति कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। और सरकार में जो तीन सीनियर मंत्री हैं, उनमें से एक और काफी सीनियर मंत्री हैं। इसके पूर्व भी गृह मंत्रालय जैसा विभाग भी सर के पास रहा है और एक लंबा दीर्घ अनुभव रहा है राजनीति का। तो आज के इस अवसर पर हम इनके सानिध्य का लाभ लेते हुए इनसे कुछ चर्चा करेंगे, सत्ता से जुड़ी बातें, कुछ निजी बातें। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में विशेष मौके पर स्वागत है। जी, धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं अभी विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, शुरुआत यहीं से करता हूँ, राजनीतिक सवालों से अपन चर्चा शुरू करते हैं। जी 17 महीने की सरकार में आप कितने संतुष्ट हैं? पहला सवाल तो ये मेरा। देखिए, मैं तो सरकार में हूँ, जी तो सरकार में रहते हुए हमें कह सकते हैं, जी या न भी रहता तो ऊपर भी कहता, जी कि हम लोगों ने मोदी के गारंटी के आधार पर जो जी जनता के जो जनादेश प्राप्त किया, जी उस जनादेश के आधार पर जनादेश का सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने जी कम समय में बड़े से बड़े काम करके जमीन पे उतारा है। तो मैं 100% नंबर देता। हाल ही में आप लोग की एक ट्रेनिंग जैसी बैठक थी। आप लोग तो खैर सीनियर हैं, जो नए विधायक और मंत्री हैं उनके लिए खास तौर पे मैन पार्ट में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर चला। उसके पहले आईआईएम में प्रशिक्षण हुआ और उसके पूर्व मार्च में मुझे लगता है एक और कोई प्रबोधन कार्यक्रम विधानसभा में हुआ था। तो 2-3 प्रशिक्षण होने के बावजूद एक चीज ये आ रहा है कि सरकार में जैसे देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं और इसके अलावा कई मामलों में वित्त मंत्री के भी हस्तक्षेप दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार की सत्ता किसके हाथ में, और लगातार कांग्रेस मामले आरोप लगा रही है कि इसमें, और खासतौर पे तब ऐसे विषय में जब मुख्यमंत्री का आदेश नीचे जा रहा है और उसको पालन नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री का सचिव नीचे अधिकारी को पत्र लिख रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करें। तो ऐसे में खासतौर पे सवाल उठ रहा है कि आखिर सत्ता का केंद्रीकरण कहाँ है, या सत्ता वाकई में अपनी दमखम से चल रही है या नहीं चल रही है? निश्चित ही सत्ता पूरे जोश के साथ पूरी सरकार हमारे साए साए चल रही है और पूरे जनता का पूरे प्रदेश भर में लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव आया, उसमें हम लोगों ने 100% हम लोगों ने सीट जीता। जी इसी प्रकार से अपने नगरीय निकाय के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ, पंचायती राज का चुनाव हुआ, जी 100% सभी जगह चुनाव हुआ। इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है और लोक जन आकांक्षाओं को पूर्ति करते हुए हमारी सरकार एक ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। नहीं सर, लेकिन देखिए जैसा आज भी प्रदर्शन हुआ, खासतौर पे अभी आप कृषि विभाग के मंत्री हैं और कांग्रेसियों ने वही नारेबाजी की कि सरकार कहीं ना कहीं किसान से दूर है, किसानों तक खाद नहीं पहुंच रहा है, किसानों तक समय पर बीज नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं। देखिए, विपक्ष का अपना धर्म तो निभाना है ना। जी हम सरकार में तो हमारी बात को तो सब 100% सही नहीं बोलेगा ना। जी हम अगर किसानों के हित में निर्णय कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा किए। जी जब हम अच्छा कर ही रहे हैं तो फिर विपक्ष में तो इस तरह की बात रख करके अपनी किसी तरह से अस्तित्व को भी तो बचा कर रखना है कांग्रेस को, दूसरी तो पार्टियों को। आपके आने के बाद मतलब खासतौर पे कृषि क्षेत्र में क्या सुधार किया आपने, थोड़ा सा उसका विस्तार से बता दीजिए। हम लोगों ने ज्यादातर जो है जितनी योजनाएं चल रही हैं, जी चाहे कृषि का हो चाहे उद्यान की हो, मेरे पास 2 ऐसे महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित विभाग, जी एक कृषि से संबंधित
खेती किसानी के साथ साथ उद्यानिकी का, जी। हॉर्टिकल्चर, हम्म। ये दोनों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सरकार की योजना चल रही है वो सभी सभी जो है ऑनलाइन सिस्टम से आए, जी। और जो हितग्राही हैं उन हितग्राहियों को उसका लाभ जो है डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से उनके अकाउंट्स में राशि जाए, जी। और चाहे मशीनरी का भी हो चाहे बाकी चीजें हो। वो ये सब जो है हमारे यहाँ जैसे 60-40 का, 50-50 का रेशियो से काम होता है, जो भारत सरकार हमें आवंटन देती है हम्म। और राज्य सरकार को भी आधा राशि लगाना पड़ता है। हम्म। तो इसको देखते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। दूसरी बात कि लोगों में एक आत्मनिर्भर हमारे किसान तो है ही हैं, जी। लेकिन आगे और हमारे कैसे समृद्ध किसान जो है हो सके। जी। तो हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि अधिकांश तो पूरे प्रदेश में अभी धान के ही किसान ज्यादा हैं, और धान का ही इतना अधिक रकबा बढ़ रहा है और उसी पे आश्रित है। सरकार का काम धान खरीदना, धान खरीद करके पीडीएस में बेचना, देना, उसके वजह से हजारों करोड़ रुपए जी। हर साल जी। हमें हमारा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये हजारों करोड़ राशि अगर बचता तो किसानों के लिए और अच्छे अच्छे स्कीम हम ला सकते थे, प्रदेश के हित में और अच्छे स्कीमें ला सकते थे। आपने देखा होगा कि कृषि उन्नति योजना के तहत करीब 12,000 करोड़ के लगभग, 10,000 करोड़ से ऊपर, जी। और बोनस मिला दे तो करीब 4,000 करोड़ के लगभग वो राशि इस तरह से किसानों के खाते में हम लोगों ने अंतरण किया है। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी जो है, हम धान पर आश्रित होते जा रहे हैं, जबकि धान से भी अच्छा उत्पादन जी। हम दूसरे फसलों की ओर भी हम अगर करें, ध्यान दें, जी। तो उससे भी हम उसका आमदनी ले सकते हैं। जैसे फलों को उत्पादन, जी। फल फूल की खेती कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं, मत्स्य पालन में हम कर सकते हैं। जी। और इसी तरह से अगर कर तेलहन के क्षेत्र में हम अभी बहुत पीछे जा रहे हैं। जी। पूरे देश को जितना डिमांड है, जितनी जरूरत है, उससे का करीब हम 41-2% ही हम अपने देश से हम आपूर्ति कर पा रहे हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है, हम दूसरे देश पर निर्भर हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमारे देश ही नहीं, दुनिया के बड़े ही लोकप्रिय हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमारे इन क्षेत्रों में, हमारे देश में हम कैसे तेलों पर आत्मनिर्भर हो सके, दलहन पर कैसे आत्मनिर्भर हो सके। तो ये सब भावना है, उनकी सोच है, उस सोच को हम जमीन पर उतारने की दिशा में हमारी सरकार, हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 29 से लेकर के अभी हमारा जो 12 अप्रैल जून तक जो कार्यक्रम चला है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो अभियान चला, तो इस अभियान के माध्यम से हमारे तमाम देश भर के जो वैज्ञानिक हैं उनका भी सभी जगह आना जाना हुआ, वरिष्ठ अधिकारियों का हुआ, यहाँ साइंटिस्टों का हुआ, और फिशरीज से लेके, हॉर्टिकल्चर से लेके, एग्रीकल्चर से लेकर के, और डेयरी डेवलपमेंट से लेकर, इन सब का सामूहिक प्रयास हुआ। और हमारे सभी का यही जोर था कि हम फर्टिलाइजर को हम कम करते हुए हम कैसे, हम एक कहना चाहिए कि प्राकृतिक खेती को हम लोगों को हम ले जाएं, जैविक खेती को और कैसे ले जाएं, किसानों को उसका उचित मूल्य कैसे और बेहतर तरीके से मिल सके। ऐसा सोच करके हमारा पूरा 15 दिन का, 12-14 दिन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मैं और मेरे अन्य भी साथीगण सभी कई जगह कार्यक्रमों में शामिल हुए। और इससे निश्चित ही एक अच्छा हमारा एक उनका प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लोगों का आशीर्वाद मिला। लोगों इस दिशा में हम लोगों ने समझाने का बहुत प्रयास किया है कि हमें सिर्फ धान पे नहीं बल्कि दलहन पे भी फोकस करना चाहिए। तिलहन के फसल के लिए
भी हमें फोकस करना चाहिए, हमें मेडिसिनल प्लांट की ओर भी जाना चाहिए, जी बाकी खेतियों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जी मसाले की खेती जी हो गया, हल्दी की खेती हो, अदरक की खेती हो, इस दिशा में भी हम क्यों नहीं हम जा सकते हैं। जी तो ऐसा सोच करके एक बृहद कार्य योजना बना के जी हम लोगों ने भारत सरकार के समक्ष दिया है। जी और हमें कहते हुए आपको जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है जी कि हमें दलहन के साथ साथ हमें मिलेट्स की खेती बढ़ावा देने के लिए जी भी हमारा सपोर्ट मिल रहा है। हम्म, प्रधानमंत्री जी का सोच है कि मिलेट्स की ओर हमारे बिल्कुल देशवासियों का कैसे झुकाव बढ़े, बिल्कुल क्योंकि आज जितना हमारे एक तरह से श्री अन्न इसको दर्जा दिया गया है जी और दुनिया में इसको जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, मैं समझता हूं कि आज देश को, देश की जनता को आज आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनका जो संकल्प है, उनका जो सोच है, उस सोच के आधार पे हम निश्चित ही प्रदेश में हम इस विस्तारित भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर हमारे लोग भी हो रहे हैं, इस जिससे कि विकसित अगर हमारे प्रदेश होगा कृषि के आधार पर, तो निश्चित ही पूरा छत्तीसगढ़ का भला होगा, छत्तीसगढ़ वासियों का। धान की फसल को लेकर अन्य राज्यों के पत्रकारों से और अन्य के राज्य कृषकों से भी चर्चा होती है। एक बात आ रही सर कि जैसे दलहन की फसलें और तिलहन फसलें कैश क्रॉप मानी जाती है, यानी किसानों को उससे अच्छा फायदा होता है। लेकिन अपने यहाँ ये हो रहा है कि धान में पर इतना लाभ दे रहे हैं कि लोग दूसरी फसल छोड़ के धान ही उगा रहे हैं। एक ये समस्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वजह से जो किसान है खाली धान को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे मेरा कहना है कि इस तरह की इसकी तिलहन और दलहन में नहीं आ सकती क्या, नहीं जैसे नहीं आ इसमें है? सकती है, निश्चित ही आ सकती है। जी और इसीलिए जी हम लोगों ने इस बार दलहन जी और तिलहन जी इसके उत्पादन करने पे जी हम लोगों ने जिस प्रकार से धान को जी प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कैसे प्रमोट किया जा सके, उनके अंतर के राशि को और कैसे बढ़ा सकते हैं, जी ऐसा सोच करके कृषि उन्नति योजना हम लोगों ने लागू किया। जी और इसी प्रकार से हम बाकी जो फसल है, मक्का है, तिलहन है, जी दलहन है, जी इसके उत्पादन में भी हम जी अतिरिक्त राशि दे करके जी ये हमारा इस योजना में हम शामिल कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात कृषि मंत्री जी ने कही है कि धान के अलावा जो अन्य फसल है जो बेहद जरूरी है, फसल चक्र के हिसाब से अगर किसान खेती करेगा तो उसके मतलब खेती की उर्वरता भी बची बची रहती है और फसल का अच्छा लाभ भी उनको मिलता है। और ये एक अच्छी पहल हो सकती है सरकार की तरफ से कि किसान को अगर दलहन फसलों में भी एमएसपी से अधिक अगर चीजें मिलने लगती हैं, अंतर की राशि मिलती है, कुछ उसमें ऐसा प्रमोशनल स्कीम आती है, तो निश्चित तौर पर किसान जो है धान को छोड़ के अन्य फसलों की तरफ भी बढ़ेंगे। अब अगला सवाल सर, आपके कुछ निजी अनुभव के बारे में जानना चाहूँ सर कि आपने विगत मुझे लगता है 25 साल से अधिक हो गया आपको राजनीति में मंत्री रहते हुए करीब। मैं 90 से जी MLA, अच्छा अच्छा 90 से। जी। और आपने अलग अलग सारे और विभाग आपने संभाला है अब अभी। जी हमारे पार्टी का जो भी दायित्व मिला है, हम हम्म, उससे एक युवा मोर्चा से लेके अगर पार्टी में अगर बात करें, जी तो मैं पार्टी का एक सदस्य बनाने से लेके जी जी सदस्य बनाते बनाते जी लोगों के बीच में नेता बन गया। हम्म, पार्टी के सदस्य जब 1 रुपया का सदस्य बनते थे, जी स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, हम्म, कैलाश सारंग जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जी नारायण प्रसाद गुप्ता जी से प्यारेलाल खंडेलवाल जी सहित ऐसे उस युग के नेता थे। जी इस समय पार्टी का हम लोग जो है जन आधार बढ़ाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाते थे। जी स्वच्छता अभियान चलाने के लिए गांव गांव में 10-20 लोग को सदस्य बनाते थे। जी तब से पर्ची काटते, सदस्य बनाते बनाते लोगों ने जी नेता बना दिया। तो ये है। जी एक सवाल थोड़ा सा समाज से जुड़ा हुआ भी कर सकता हूँ। देखिए अभी लगातार ये जो सरकार आई है, इस सरकार ने खास तौर पे पिछली जो सरकार थी उसने शराब को बंद करने की बात कही थी छत्तीसगढ़ में, और उसमें आबकारी मंत्री थे आपके आदिवासी समाज के से थे, अभी वो जेल में है, कवासी लगमा, वो तो हमेशा इनकार करते थे। इस सरकार ने जो राजस्व को जब डबल कर दिया है, 13,000 करोड़ का टारगेट रखा है इस बार, जबकि इसके पहले हमेशा राजस्व 6,000 करोड़ या 7,000 करोड़ के आसपास आता था। तो ये क्या अपन इसमें क्या सरकार अवसर देख रही है शराब में, और क्या इसे
जिम्मेदारी नहीं बनती क्या सरकार की इसको डिमोट करे या प्रमोट कहीं ना कहीं इसमें कम करे? मैं समझता हूँ कि इस बारे में आ, बाकी हमारे प्रवक्ताओं ने जी जो अपने विचार रखे हैं उसके आधार पे हमें जी आ, सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हित में जी हमारी सरकार ने कैसे यहाँ लोगों के लिए हम कल्याणकारी योजना जब हम चलाना चाहते हैं जी तो उसके लिए हमें आय की जरूरत होगी, आय को बढ़ाना पड़ेगा, जी संसाधन बढ़ाना पड़ेगा। जी तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सोच करके हमारी सरकार ने जी। ऐसा कदम उठाया है। जैसे देखिए आपके वो एक मंत्री रहे नंदकीराम कंवर जी, उनके कार्यकाल में उन्होंने लगातार प्रयास किया था अपने समाज के लोगों से भी, शराब को छुड़वाया था, गुलाबी गैंग तैयार करा था पिछले सरकार में, जब आप लोग का जो पिछले 2018 के पहले जो सरकार थी। इस सरकार में वो तेवर नजर नहीं आ रहा है इसको लेकर, शराब को लेकर। इस सरकार में ऐसा लग रहा है कि सरकार शराब को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जी। असल में देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, वरना ऐसा नहीं है। और इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ सर कि जैसे इसमें बात ये आती है ना कि आदिवासी समाज की संस्कृति का हिस्सा है बोला जाता है इसको, और आदिवासियों को अधिकार भी है, तो उससे संबंधित आप क्या सोचते हैं? सच में शराब बुरी है, या आपकी इस नजर से क्या है शराब? आदिवासी समाज का ये बात सही है कि ये हमारा एक संस्कृति का, मनोरंजन का जी और एक अपनी खुशियों को बेहतर तरीके से जी इजहार करने का, जीने का जी एक कल्चर रहा है। जी तो उसके साथ ही जोड़ करके हम बाकी को नहीं बोल सकते बिल्कुल। ना। जी हाँ, इतना जरूर है कि आदिवासी समाज जो अपने देवी देवताओं में जी जो चढ़ाता है जी। वो अंग्रेजी नहीं चढ़ाता है, हाँ, वो तो स्वयं का निर्मित किया हुआ। वो जी स्वयं का निर्मित किया हुआ चढ़ाता है, इसको बिल्कुल अशुद्ध मानता है। बिल्कुल। तो ये तो बाकी लोग का देन है ना, जी। वो बेचारे कहाँ पाएगा, वो हम्म, तो खुद का है। खुद बनाते हैं। वो खुद अपना अर्जन किया, अपने खेत का कमाया हुआ अन्न जी को जीता है, जी दूसरे को जिलाता है, उसी पर निर्भर रहता है। जी उसके पास जो वनोपज है उसी से खाता भी है, दूसरे खिलाएगा, उसी से जीविका भी चलाएगा। बिल्कुल। तो उसी से जो अर्जन करता है, अर्जित करता है, उसी का हम्म, परिष्कृत रूप में जी आज वो बनाता है। हम्म, अब वो बेचारे वो बनाने लगे तो दूसरा कोई जा करके उसको आज भंडा फोड़ कर दे रहे हैं, जी नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको। जी तो अब तो धीरे धीरे उसका वो भी चला गया। हम्म, एक आदमी कहीं बनाने लगेगा तो पता चला उसको ही बगल वाला जाके चुगली करके उसको पकड़वा दे रहा है। अब वो गरीब आदमी अपना देवी देवताओं को भी चढ़ाता है, जी खुद भी चढ़ाता है, जी और उसके मेहमान जो आते हैं, जी आने जाने वाले को, दोस्त यारों को, जी वो भी चढ़ाता है। जी तो वो तो उसका जीवन में एक तरह से रचा बसा है। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यवसायिक सोच के आधार पे काम करता है। जी बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जी जो व्यवसायिक आधार पर अपने जो वनोपज से या अपने खेत से कमा करके वो व्यवसायिक दृष्टि से शराब बनाता हो, बिक्री करता हो। वैसे एक समस्या मुझे लगता है कि बजाय शराब को फोकस करने के, सरकारों को या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको नशे पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे अपने यहाँ देसी नीर बनती है महुआ से, ऐसी आप गोवा जाएंगे तो वहाँ फेनी बनती है काजू से। तो हर जगह की जो लोकल वैरायटी है वहाँ की बनने की, वो कहीं किसी को नुकसान करती हुई नहीं दिखती। लेकिन ये जो बीच में आपने अभी जो ध्यान आकर्षित करा, इंग्लिश वाली शराब है, वो केमिकल होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान कर रही है। और दूसरा, अगर शराब का नशा एकदम से छुड़ाया नहीं जा सकता, इस पे पिछली सरकार ने भी कोशिश की, समितियां भी बनाई, तो हाँ समिति में यही बात आई कि नशे को अगर एकदम से बंद करेंगे तो लोग दूसरे नशे में शिफ्ट होंगे जो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे ड्रग्स। आजकल हाँ, ड्रग्स का चलन बढ़ गया है, तो ड्रग इसमें बढ़ गया, जी गुटखा की ओर ज्यादा हाँ, के झुकाव बढ़ गया, सिगरेट में लोग ज्यादा इससे धुएं वाला। सिगरेट, जी बाकी चीजें आ रहे हैं।
तो इसमें सरकार की ओर से कुछ ऐसा आपको लगता है कि इसमें भी पहल होनी चाहिए कि नशा मुक्ति की तरफ बढ़े सरकार, देखिए वजह नशा शराब पे मुक्ति फोकस की ओर बढ़े, और अगर शराब भी अगर कहीं पर हो रहा है जी तो मिलावट ना हो, जी क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, खेल मतलब जी पहले जो भी होता जी। रहा, अभी ये बनाने 3400 वाले ने करोड़ क्या का है, घोटाला जो आया है पिछली सरकार का, वो तो अब ये जो शराब बना करके उसमें इतने सारे केमिकल डाल देते हैं, जी यूरिया का डाल देते हैं, जी इस तरह का जो एक तरह से लोगों का जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, जी ये जो बाहरी लोग जो डुप्लीकेट जो बनाने वाले तत्व हैं, जी उस पर हमारी सरकार ने बहुत नकेल भी कसी है, जी कार्रवाइयां भी हम कर रहे हैं। जी फिर भी चोर जो है चोरी करना छोड़ दे, हेरा फेरी करना नहीं छोड़ता। जी तो ये जो हेरा फेरी करने वाले लोग हैं, जी। ऐसे लोगों को भी पहचान करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी। हमने उनके विचार जाने और उन्होंने बेबाक तरीके से बहुत सारी चीजें खुलकर कही, सत्ता के बारे में भी कहा और जो सामाजिक बुराई उसके बारे में भी कहा, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आयोजन में आज वो उपस्थित हुए और हमें बधाई दी। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी बने रहिए पायनियर डिजिटल में। नमस्कार।